मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। ब्रेथिजी हॉस्पिटल, इंडियन चेस्ट सोसाइटी एवं IMA द्वारा आयोजित एवं उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा प्रमाणित चिकित्सकीय संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन 5 जुलाई को वाराणसी में हुआ संपन्न। पूरी खबर देखें। अगर फंस रहा है तो हम किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज उसको ट्रीटमेंट हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको हम लोग जब हैंड्स ऑन सेशन में करते हैं उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे जिस तरीके से हम लोग करते हैं। इसमें पेशेंट का असेसमेंट हम लोग करते हैं। 6 मंथ वॉक टेस्ट फंक्शनल कैपेसिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड वाइड यूज होता है, मेडिकोज यूज करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं और बहुत इफेक्टिव है और बहुत आसान भी है। हम सब अपने एग्जिस्टिंग सेक्टर में भी इसको आराम से बेसिक मॉडलिटी पल्स ऑक्सीमीटर हिंदी इंस्ट्रूमेंट के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नथिंग रॉकेट साइंस है दिस। इस तरह की एक्सरसाइजेस जैसे कि आपने कहा कि पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन की गाइडलाइंस कहती है 8 वीक्स प्रोटोकॉल है जिसको सर ने अच्छे से आपका एक्सप्लेन किया है। एक्सरसाइजेस की ड्यूरेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन क्या हमेशा हम 45 मिनट प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे? नो, इट्स एज पर द टॉलरेंस लेवल ऑफ द पेशेंट। हमेशा पेशेंट को जब भी आप सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं तो सिस्टम प्रैक्टिस करने का पर्पस ही यही होता है कि हम पेशेंट की फंक्शनल कैपेसिटी को एनालाइज कर पाएं और उसके अकॉर्डिंग जब हम उसकी फंक्शनल कैपेसिटी को असेस करने के बाद एक्सरसाइजेस उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जब भी एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करके होम बेस्ड रिहैबिलिटेशन में भी तो एरोबिक ट्रेनिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को दिमाग में जरूर रखिए कि वो ऑनलाइन इसको करवा सकता है। और उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम लोग जो करवाते हैं तो ऑनलाइन सेशन में पेशेंट को सामने पेशेंट करता है और इधर हम लोग करते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं जैसे एजेंसी में हमारे यहाँ पेशेंट लोड बहुत है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक पेशेंट को आप 45 मिनट दे पाएंगे। डॉक्टर साहब घूम जाइए, डॉक्टर साहब घूम जाइए। ऐसे डॉक्टर आलोक डॉक्टर एसके पाटिल सर इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाने भी मुझे उम्मीद है और दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन इनके जो वर्क है वो हमेशा जिंदगी में सभी को याद रहेंगे, खासकर स्वास्थ्य और टीबी के बारे में। और उन्होंने जो काम किया है शायद हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार ने उनको रिकॉग्नाइज किया और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमारे बीच रह के पद्मश्री ग्रहण किया। और हमारे साथ हमारे गुरु जी डॉक्टर सुल्तान त्रिपाठी जी भी हैं, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड डॉक्टर राजाधर सर हैं और आलोकनाथ जी हमारे बीच हैं जो कि SCPGI लखनऊ के चेस्ट डिपार्टमेंट के चौधरी हैं और साथ में हमारे फ्रेंड भी हैं। और मैं चाहूँगा कि सभी मीडिया वालों से जो भी है, अगर उनके मन में कुछ भी प्रश्न उत्तर है तो अपना सवाल जवाब पूछ सकते हैं।
प्लीज उनके लिए माइक ऑन कर दिया जाए और सभी लोग अपने जो भी क्वेश्चंस है सांस से संबंधित, क्योंकि सांस की समस्या लगातार बढ़ रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने जो आपके मन में आए, जो बात हो सके कि सांस के संबंधित समस्याएं आपके पास हैं, आप उनके प्रश्न और उनके उत्तर ले सकते हैं। हम चाहे तुलना में केसेस उतने ज्यादा नहीं, मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। अर्थात अस्थमा के मरीज की जो जिंदगी होनी चाहिए उतनी जिंदगी अस्थमा का मरीज भारत में नहीं जी पा रहा। उसका बहुत कारण है कि अभी भी लगभग 35 से 40% लोग ही इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरा बनारस और इसके आसपास सभी अस्थमा के रोगियों से ये आग्रह है कि हमारे देश में लगभग 4 करोड़ अस्थमा के रोगी हैं। इन रोगियों से मेरा आग्रह है कि किसी भ्रम न पड़े। पहला भ्रम उनको ये है कि इनहेलर आखिरी इलाज है और इसकी लत पड़ जाती है। ये बिल्कुल गलत है। इनहेलर पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी सब कुछ इनहेलर ही इलाज है। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर सूर्यकांत हम आपकी बात क्यों माने, तो चलिए हम आपके पसंदीदा से मिलवाते हैं। कितने लोग हैं जिनको पसंदीदा प्रियंका चोपड़ा है? हाथ उठाएं। किसी को पसंद नहीं, सिर्फ हम ही को पसंद है। नहीं है, हमको खाया बस सवाल करते हो। अच्छा आपको अब आप हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूट्यूब पे डालिए ब्रोंकियल अस्थमा वीडियोस ऑफ प्रियंका चोपड़ा। वो कहती है आगे कि आज मैं जीवन में जो भी बन पाई वो इसलिए क्योंकि मैंने इनहेलर नियमित रूप से लिया। तो भाई इस डॉक्टर सूर्यकांत की बात मत मानो, हमारे गुरु जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मत मानो, राजाधर की मत मानो, आलोक की मत मानो, पाठक जी की मत मानो, सूरी साहब की मत मानो। फरमाइश तो नहीं करेंगे, प्रियंका चोपड़ा की तो मान लो। एपनिया का मतलब होता है सांस रुकना, और वो हम मानते हैं कि एक वक्त में 10 सेकंड या उससे ज्यादा, और वो अगर नींद में होता है तो उसको आप स्लीप एपनिया कहते हैं। क्योंकि दिन में जब आप जागे हुए हैं तो तब हमारा सांस बंद नहीं होता है, तो नींद में सांस का रुकना स्लीप एपनिया, ये सिंपल टर्म में उसका है। और ये कई बार होता है, जिन लोगों को भी ये बीमारी है तो वो 1 घंटे में नॉर्मल तो 5 से कम होता है, लेकिन 5 से अगर आप इसको बांटना चाहते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो 5 से 15 जैसे माइल्ड है, 15 से 30 बार 1 घंटे में अगर आपका सांस सकता है मॉडरेट है, और मोर देन 30 उसको हम सीवियर डिजीज बोलते हैं। तो ये बीमारी जो है, जैसा कि आप सुनते हैं कि अगर आप बार बार नींद में अगर आपका सांस बंद होता है तो उस दौरान आपका कोई हवा अंदर नहीं जाती, ऑक्सीजन नहीं जाती अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर के बाहर नहीं निकलती। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, जैसे ब्लड प्रेशर होना, हार्ट अटैक होना, हार्ट फेलियर होना, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जैसे जल्दी से डिमेंशिया होना, अल्जाइमर डिजीज होना, और बाकी जितने भी हमारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज है, इस तरीके की बीमारियां होना, तो ये एक लंबे तौर पे उसका हानिकारक इसके असर है। थैंक यू। सांस अगर किसी की फूल रही है, खासकर ओल्ड एज में फूल रही है, तो सांस फूलने के अस्थमा के अलावा और भी कारण है। हार्ट की बीमारी में भी सांस फूलती है, किसी को एनीमिया हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, तो भी सांस फूलने लगती है। तो पता लगाना है क्यों। अगर वो अस्थमा है तो सब चीजें जो डॉक्टर इनहेलर इम्पॉर्टेंट ड्रग है, लोग सही से नहीं लेते, ये भी बहुत क्लियर है, तो लेना चाहिए। अब आपने कहा प्रेग्नेंट लेडीज में भी ये दवाएं वैसे ही चल सकती हैं, और उसके बाद नियमित बहुत ही रिलीजियस तरीके से ट्रीटमेंट लेना बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है, और वही उनके लिए एडवाइस मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में कंस्ट्रक्शन के लिए पोल्यूशन बढ़ती है। अगर ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो अस्थमा कंट्रोल या सीओपीडी कंट्रोल उससे घटता है। तो जैसे आपने सुना, अस्थमा जीन और हमारा एनवायरनमेंट, इन दोनों का इंटरेक्शन है, इन दोनों के संबंध से हमारे अस्थमा का कंट्रोल बनता रुक रही है।
सप्लाई सर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और वहाँ पे करीब 17-18 सालों से कार्यरत। किस तरह की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आयोजित की गई है? ये रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव डॉक्टर पाठक काफ़ी सालों से कराते आ रहे हैं। इसमें सांस से संबंधित बीमारियों के ऊपर वेरियस टॉपिक्स को, अलग अलग टॉपिक्स या अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के थीम ये बनाते हैं। इस बार रेस्पिरेटरी डिजीज़ के, अस्थमा और इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने एक थीम रखी है, जिसके ऊपर यहाँ पे सभी लोग अपने व्याख्यान देंगे और चर्चा करेंगे। अपनी गलत आदतों या पॉल्यूशन या इन सब चीज़ों से जो चीज़ें डेवलप हो रही है सांस से संबंधित, उनको अवॉइड ज़रूर कर सकते हैं। साफ इन्वायरमेंट में रहना, मास्क का प्रयोग करना, अपने आप को बीमारियाँ या इन्फेक्शन से बचाव रखना, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप करके रखना, योगा करना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ये सब अच्छी आदतें हैं जिनसे आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। सर, अस्थमा क्या हेरिडिटरी भी होती है? अस्थमा एक जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों चीज़ों के एक कॉम्बिनेशन से डेवलप होती है। जेनेटिक पूरी तरीके से अस्थमा नहीं है, यानी अगर माँ या पिता को ब्रोंकियल अस्थमा है, उसके बच्चों को अस्थमा होने का 100% रिस्क है, ऐसा नहीं सर। आजकल जानकारी इंटरनेट से लेकर के इतने सारे जो ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनके वीडियोस अवेलेबल हैं, टेक्स्ट अवेलेबल है, जिससे वो जाने कि बीमारी क्या है और उसका सही तरीके से कैसे निदान और सही तरीके से उसका कैसे इलाज किया जा सकता है। वो जानकर जो कुछ भी एडवाइस करेंगे वो अच्छा रहेगा। उनके अंदर एक मिथ है कि अस्थमा है तो पहले टैबलेट सिरप पे जाएं और ये इनहेलर लास्ट ऑप्शन है, इसके बारे में आपको जी बताइए कि अस्थमा इनहेलेशन थेरेपी सबसे सेफ, सबसे पहली और सबसे कारगर इलाज है ब्रोंकियल अस्थमा का। और जब भी अस्थमा से पीड़ित कोई भी हो, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, हर स्टेज में अस्थमा के लिए आज की तारीख में इनहेलर इज द फर्स्ट, सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ। थैंक यू सर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।